औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Today our topic for class is common stock valuation। जी, आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास के लिए वो है कॉमन स्टॉक वैल्यूएशन। कॉमन स्टॉक वैल्यूएशन किसको कहते हैं? इससे पहले हम बॉन्ड वैल्यूएशन कर चुके हैं जो कि हमारा एक डिप था। कॉमन जो कि हमारा एक डिप था, और कॉमन स्टॉक वैल्यूएशन ऐसा है कि कि जो हमारे स्टॉक होते हैं जिसमें शेयर होल्डर की कोई इक्विटी वगैरह होती है, तो इसके साथ हम इसको कॉमन स्टॉक वैल्यूएशन कहते हैं। कि जो हम मतलब कोई शेयर खरीद लेते हैं आईपीओ से, इंटरनल प्रोवाइड्स, उससे जो मतलब हमारे पास हम शेयर दे देते हैं, खरीद लेते हैं। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक ओनर का जो सेटअप होता है उसको कॉमन स्टॉक वैल्यूएशन कहते हैं, कॉमन स्टॉक कहते हैं। वैल्यूएशन मिसाल के तौर पे हमने एक शेयर को आज इन्वेस्ट कर दिया है, एक शेयर खरीद लिया है। उस शेयर का फ्यूचर में क्या मतलब रिएक्ट होगा, या क्या हमें उसका रिस्पांस मिलेगा, तो या क्या उसकी हमें वैल्यू मिलेगी, तो उसको कॉमन स्टॉक वैल्यूएशन कहते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे। इसके जो कॉमन स्टॉक के जो फीचर हैं, कॉमन जो कि हमारा बॉन्ड था तो उसकी तो हमें मतलब पता भी था कि ये बॉन्ड हमने इतने टाइम के लिए इन्वेस्ट कर दिया है। साथ में हमें भी ये भी पता होता था कि मतलब कितने परसेंटेज पे हमने इन्वेस्ट कर दिया है, या मतलब हमें ये भी पता था कि इतने टाइम बाद हमें इतने पैसे मिलेंगे। जो कॉमन स्टॉक वैल्यूएशन है इसमें ये तीन चीजें नहीं होती। इसकी वैल्यूएशन थोड़ा सा मुश्किल होती है बनिस्बत बॉन्ड वैल्यूएशन की। तो उसके मेन फ्यूचर ये है कि नो प्रोमिस कैश फ्लो फॉर डिविडेंड। आपको जो डिविडेंड मिलेगा लास्ट में, या जब भी आपको जो मुनाफा मिलेगा इसमें इन्वेस्टमेंट का, तो आपको कोई पता नहीं कि आपको कैश फ्लो कितनी होगी। जो भी होगी, ज्यादा होगी, कम होगी, आपको इस चीज का कोई पता नहीं होता। तो मतलब आपको डिविडेंड का पता नहीं होगा कि लास्ट में मतलब आपने इन्वेस्ट कर दिया, उसने प्रॉफिट कर दिया, उसकी वैल्यू ज्यादा हो गई, कम हो गई, क्या हो गया। मतलब वो शेयर खरीद लिया, उसके शेयर की कीमत ज्यादा हो गई या कम हो गई, तो आपको कोई पता नहीं है इस बारे में। तो इसको मतलब आपको कोई प्रॉमिस कोई कर नहीं कर सकता कि आप हमारे पास कॉमन स्टॉक में आप मतलब कर दे हमारे साथ इन्वेस्टमेंट, और उसको अपना अपना कैश फ्लो इतना टाइम पे मिलेगा, तो कोई इस तरह नहीं। दूसरी बात ये है दूसरे के नो रिडेम्पशन, नो मेच्योरिटी डेट। इसकी कोई मेच्योरिटी डेट भी नहीं होती कि मतलब 10 साल बाद, 15 साल बाद आपको इतना पैसा मिलेगा। कोई मेच्योरिटी, कोई डेट इसका कोई पता नहीं है। हो भी सकता है कि मतलब साल बाद इसकी वैल्यू ज्यादा हो जाए और आपको पैसे मिल जाए, मतलब पैसे आप सेल करना चाहे तो। मतलब कोई मेच्योरिटी एग्जैक्ट डेट नहीं है, इनफाइनाइट है, जाता रहता है। कोई मतलब इसका मतलब हम इसको नहीं कर सकते, मतलब इसको फाइंड नहीं कर सकते। तीसरी इसके बात यह है कि प्रॉब्लम डिटरमाइन रेट ऑफ रिटर्न। जो रिटर्न का रेट होता है वो मतलब डिटर्मिनेशन में उसको मतलब फाइंड आउट करने में हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। हम बहुत आसान तरीके से ये नहीं कर सकते। तो रेट ऑफ रिटर्न को हम मतलब इतनी आसानी से डिटरमाइन नहीं कर सकते कॉमन स्टॉक में। तो ये तीन बातें इसकी मेन मेन वजह होती है, इसलिए हम आगे जाते हैं इसकी वो करते हैं। आते हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न। जब भी एक बंदा को इन्वेस्ट करता है तो वो जानने की कोशिश करता है कि मुझे एक्सपेक्टेड रिटर्न, या जो भी पैसे या जितने भी पैसे मैं जहन में डाल लूँ कि मुझे कितने मिलेंगे, तो ये एक्सपेक्टेड रिटर्न है लास्ट ईयर में। टोटल एक्सपेक्टेड रिटर्न रिटर्न जो होगा वो डिविडेंड प्लस कैपिटल गेन होता है। डिविडेंड जो आपको मुनाफे से पैसे मिलते हैं, जो आपके मतलब अर्निंग होती है लास्ट में, वो जो मिलती है तो वो तो डिविडेंड आपको। कैपिटल गेन जैसे कि मैंने नीचे इसके एक्सप्लेन किया है। आपने एक शेयर 10 रुपए का खरीद लिया है, कोई भी शेयर, और टाइम के साथ 1 साल बाद उसकी वैल्यू बढ़ गई और शेयर की कीमत 12 रुपए हो गई। तो इसमें ये जो खरीदने में और सेल करने के दरमियान में जो 2 रुपए आपका मतलब सेल से ज्यादा हो, तो ये आपने कैपिटल गेन कर दिया है।
अपने कैपिटल से आपने उससे ज्यादा मतलब मुनाफा या जो आपने गेन अपने पास पैसे आ गए वो मतलब आपके पास ज्यादा हो गए, तो ये कैपिटल गेन प्लस डिविडेंड ये आपकी टोटल एक्सपेक्टेड रिटर्न होगी। टोटल एक्सपेक्टेड रिटर्न के लिए हम इसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, या कोई भी मतलब हम इसको किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्सपेक्टेड रिटर्न इक्वल टू D1। D1 कहते हैं डिविडेंड आफ्टर 1 ईयर। अगर ये D0 होता तो ये मतलब करंट डिविडेंड होता, या मतलब अभी टाइम तो करंट जो मतलब अभी स्पेसिफिक जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो अगर ये 0 होता, अगर ये 1 है तो मतलब D1 का मतलब ये है कि हम 1 साल बाद इसकी डिविडेंड की क्या वैल्यू है। D2 होगा 2 साल बाद, D3 D4 जो भी होगा, तो मतलब उसके स्टार्ट टाइम के साथ आप मतलब वो कर सकते हैं। प्लस P1 P1 माइनस प्राइस इन 1 ईयर। एक टाइम 1 साल के बाद जो प्राइस होगी वो माइनस P0 जो आजकल की जो प्राइस है जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मतलब करंट प्राइस बिफोर जो एग्जिस्टिंग जो आपको मिल रही है, जो मतलब कोई भी करंट टाइम करंट प्राइस जो है वो है, वो डिवाइड बाई P0, मतलब वही उसका जो P0 मतलब करंट प्राइस या मतलब विदाउट करंट जो आपकी चीज की प्राइस है शेयर्स की, तो वो खरीदने के लिए जो आपको तो इसको डिवाइड करने के लिए हम फार्मूला होता है वियर। इसका मतलब ये है कि D1 डिविडेड आफ्टर 1 ईयर, P1 प्राइस आफ्टर द स्टॉक आफ्टर 1 ईयर, जो हमारे प्राइस होगी स्टॉक की, मतलब जिस तरह मैंने बताया कि इससे पहले एक्सप्लेनेशन में बताया कि एक साल अभी हमारे पास 10 रुपए है, 1 साल बाद जो इसकी प्राइस होगी 12 रुपए होगी, तो मतलब ये इसके बाद 1 साल बाद प्राइस होगी। P0 प्राइस मतलब करंट जो प्राइस है, प्राइस जो अभी टाइम नहीं गुजरा, कोई भी टाइम साल नहीं गुजरा उससे पहले करंट प्राइस उसको थी, तो उसको P0। तो हम इसको एक्सपेक्टेड रिटर्न को कैलकुलेट करने का ये फार्मूला है, हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। हम आते हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न को कैलकुलेट करने के लिए छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। हमारी पी नॉट इक्वल टू 20 रुपए है। डिविडेंड जो हमारे पास है D1 जो है वो पर शेयर 2 रुपए है, और P1 आफ्टर 1 ईयर इसकी प्राइस 23 रुपए है। पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मतलब क्वेश्चन की सोल्यूशन को सबसे पहले क्वेश्चन को समराइज करना है कि क्या है और किस तरह मतलब इसकी इंक्रीज आई है या प्राइस में डिक्रीज आई है। तो पी विलियम अभी करंट जो प्राइस की कीमत है वो 20 रुपए है। P1 आफ्टर 1 ईयर मतलब 1 साल बाद इस हमारी जो इन्वेस्टमेंट है इसकी पर शेयर जो जो प्राइस है वो मिसाल के तौर पे 23 रुपए है, और डिविडेंड जो में से पैसा मिल रहा है ₹1 पर शेयर मिल रहा है। तो इसी जो हमने लास्ट में फार्मूला इस्तेमाल किया D1 प्लस P1 माइनस P0 डिवाइड बाई P0, तो उसमें हमने वैल्यूज डाल दिए हैं। D1 हमारे पास 2 हो गया, P1 हमारे पास 23 हो गई, और P0 20 और डिवाइड बाई 20, तो इससे हमारे पास 25% हमारे पास इसका रेट आ गया है। मिसाल के तौर पे हमने इससे ये मालूम कर लिया है कि इस साल में 1 साल में हमने जो इन्वेस्टमेंट की है पर शेयर हमने शेयर खरीदे है, और उसमें हमारी जो इन्वेस्टमेंट है तो उससे हमें रिटर्न कितना परसेंटेज का मिल रहा है, इंटरेस्ट रिटर्न कितना मिला है, तो 25% हम इस साल में हमें मिल चुका है इस चीज का। ठीक है, तो ये हमारे एक्सपेक्टेड रिटर्न है। अब अगर हम फर्दर आगे इसको आगे एक्सप्लेन करने के लिए जाते हैं, 25% जो हमारा रिटर्न होगा इस वैल्यूज को हम आगे उसमें डालते हैं प्राइस को मालूम। आज की प्राइस जो हमने बताया है कि 20 रुपये हमने ऑलरेडी किए, तो उसको किस तरह कैलकुलेट करेंगे। वी आर ट्राइंग टू कैलकुलेट द प्राइस टुडे टू एक्सपेक्ट द रेट ऑफ रिटर्न 25%। हमारी जो रेट ऑफ रिटर्न है वो 25% है। ठीक है, तो उसको हमने फार्मूले में डाल दिया है टुडे प्राइस को डालने के लिए। टुडे प्राइस को मालूम आज की प्राइस जो है वो मालूम करने के लिए हमारे पास फार्मूला है D1 प्लस P1। D1 डिविडेंड मतलब 1 साल बाद प्राइस 1 साल बाद, इसको हम जमा करते हैं 1 प्लस R जो हमारे पास 1 हमारे पास तो वैल्यू होती है, और R जो हमारे पास 25% है। जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो प्राइस जो हमारे पास आज की जो प्राइस जो हमने पहले लास्ट स्लाइड में एक्सप्लेन किया 20, तो हमारे पास 20 आ गया जो कि P0 है। एग्जाम्पल पीछे जाके जो हमारे पास P0 की प्राइस है वो हमारे पास आ गई है 20। तो इसको हमने कैलकुलेट भी कर लिया है कि मतलब एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न हम किस तरह कैलकुलेशन करते हैं।
तो क्लियर है बच्चे, इसको कोई क्वेश्चन तो नहीं है इस बारे में? बताएं, अगर कोई क्वेश्चन है तो बता सकते हैं। ठीक है, ये देखे, ये वैल्यू जो 20 की वैल्यू है ये हमारे पास हमने उधर नेक्स्ट स्लाइड में जो हमारे कैलकुलेशन है उसमें हमने फाइंड कर दी है। ठीक है बच्चे, तो मतलब D1 डिविडेंड 1 और ये हमने आगे सारा एक्सप्लेन करके हमने जो वैल्यू प्राइस है 20 है, वो नहीं पीछे वाले स्लाइड से हमने उसकी वैल्यू को मतलब दोबारा क्रॉस चेक करने के लिए हमने ये कैलकुलेट कर ली आज की वैल्यू। ठीक है। अच्छा, अगर हम यहाँ पे अपनी एक्सप्लेनेशन को थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं कि आज की प्राइस जो पिछले उसमें हमने फाइंड की है वो क्या होगी जब पर शेयर की प्राइस 20 रुपए से ज्यादा होगी या 20 रुपए से कम होगी, तो हमारे आज की वैल्यू क्या होनी चाहिए इसकी। तो हम आते हैं, इफ प्राइस टुडे, आज की जो प्राइस है अगर वो 20 रुपए है, ठीक है, तो देन द एक्सपेक्टेड रिटर्न शुड हैव बीन लोअर देन अदर शेयर ऑफ द इक्विवेलेंट रिस्क। जो हमारे पास एक्सपेक्टेड रिटर्न होगा, अगर 20 रुपए हमारी आज की प्राइस है और हमारी जो रिटर्न होगा तो वो एक्सपेक्टेड वो कम होगा हमारे पास। एवरी डिमांड विल लोअर पीपल डिस्पोज द शेयर, जब इसकी डिमांड कम हो जाएगी, जब इसकी प्राइस ज्यादा हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली डिमांड इसकी कम हो जाएगी। जब डिमांड कम हो जाएगी तो इसका मतलब ये है कि हम, जब डिमांड कम हो जाएगी तो उसकी सेल मतलब नहीं होगी, उसकी मतलब जो उसकी मतलब जो प्राइस है वो मतलब ऊपर तो ऊपर पे शेयर होगी, मगर वो उसकी डिमांड नहीं होगी तो कोई खरीदने के लिए आएंगे। जब कोई खरीदने के लिए नहीं आएगा तो हमारे पास जो ओनर्स होंगे, जो हमारे पास इन्वेस्टर होंगे, तो वो उसको डिस्पोज करने की कोशिश करेंगे, सेल करने के खरीद करने के मतलब, तो इसको सेल करने के लिए वो करेंगे, तो मतलब इसकी वो नहीं हो, इट फोर्स टू प्राइस द सेटल ऑन 20, और वो फोर्स करेंगे कि मतलब इसकी प्राइस जो होगी वो 20 पे सेटल हो। सही है? तो जब प्राइस ज्यादा होगी तो इसकी डिमांड ज्यादा कम होगी हमारे पास शेयर की, सिमिलर इक्विवेलेंट रिस्क वाले शेयर्स की, तो फिर इसकी डिमांड कम हो जाएगी। जब डिमांड कम हो जाएगी तो मतलब पर शेयर की तो लोग उसको बेचना स्टार्ट कर देंगे। जब डिमांड कम होगी तो मतलब ये मतलब अच्छा नहीं है, मतलब इसको रिटर्न हमें अच्छा नहीं मिलेगा। हम आते हैं, अगर प्राइस जो होगी वो कम होगी 20 रुपए से एक शेयर की, देन द एक्सपेक्टेड रिटर्न शुड हैव बीन हाई देन द शेयर सेम रिस्क। जो हमारे एक्सपेक्टेड रिटर्न होगी वैसे हाई होगी, मतलब अगर मैं कि शेयर कम पैसों पे अगर होगा तो उसकी लास्ट में हमारे पास जो उसकी जो पर शेयर जो एक्सपेक्टेड रिटर्न होगा वो ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि उसकी डिमांड ज्यादा हो जाएगी, वो लोग लेना खरीदना चाहेंगे, तो एवरी वन रश द बाय, और वो मतलब वो बाय करना चाहते हैं द और द सेटलमेंट एंड द RS। तो इसको फारकास्ट करने के लिए, वो रखने के लिए इसको 20 रुपए रखेंगे, तो उसके लिए हम उसकी प्राइस की जो डिमांड होगी वो ज्यादा होगी जाएगी और लोग उसको खरीदना चाहेंगे। ठीक है, तो कंक्लूजन, इस बात से हमने अर्ज क्या किया, एट ईच पॉइंट इन द टाइम ऑफ ऑल शेयर द सेम रिस्क इज द प्राइस ऑफ द ऑफर इन द सेम रिस्पेक्ट रिटर्न ऑफ रिटर्न। जो हमारे एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न होगा किसी भी पॉइंट पे, किसी भी करने के लिए हमने रिटर्न करना हो तो उसकी प्राइस हमने लो करनी होगी सेम रिस्क की, सेम रिस्क वाली चीज के, सेम रिस्क वाले शेयर होल्डर की, और सेम रिस्क वाली मतलब उसकी। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमने कभी अपना शेयर ऑफर करना है तो हमने मतलब ज्यादा नहीं, कम पैसों पे ऑफर करना है, तो सेम रिस्क, तो उसमें हमारे पास एक्सपेक्टेशन रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा होगी उसकी वजह से, क्योंकि लोग इसको ज्यादा खरीदने के लिए। हम आते हैं डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल की तरफ। डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, जैसा कि नाम से जाहिर है, डिविडेंड कहते हैं जो हमारे प्रॉफिट में हमें जो लास्ट में जो हिस्सा मिलता है इसको डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, इसी चीज को हम डिस्काउंट करते हैं। मिसाल के तौर पे हम बाद में कोई बता दे कि हम शेयर दे दें 10,000 रुपए और आपको मतलब इनफाइनाइट टाइम में आपको इतना इतना पैसा मिलेगा, तो उसको करंट प्राइस या करंट वैल्यू मालूम करने के लिए हम
आफ्टर मतलब मिसाल के तौर पे हमें कोई कह दे कि आपके हमें आज 10,000 रुपए दे दे तो मतलब आपको पर मंथ हम इतना देंगे और लास्ट में इतना देंगे, तो उसके लिए हमने ये चीज कैलकुलेट की है। तो डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल हम किसको कहते हैं, इसी वजह इसको कहते हैं इट इज नॉट एन इजी टू जॉब टू प्रिडिक्ट द फॉरकास्ट फ्यूचर स्टॉक प्राइस। ये हमें कोई आसान बात नहीं है कि हम कोई स्टॉक को प्राइस जो है वो फ्यूचर में निकालने के लिए स्टॉक की प्राइस प्रिडिक्ट कर सके कि मतलब जितनी हमें मिलेगी, ये मतलब आसान नहीं। इसके लिए हम फार्मूले यूज करते हैं, मतलब इसको हम एक्सपेक्टेशन पे कर सकते हैं ना कि फिक्स प्राइस पे कर सकते हैं। दूसरी दफा the dividend discount model state that today price is equal to the present value of the future dividend। डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल हमें क्या कहता है कि आज आज की जो प्राइस है, करंट प्रेजेंट वैल्यू है जो प्राइस की, वो हमारे पास आज डिफरेंट डिविडेंड की जो फ्यूचर वैल्यू है उसके बराबर होगी, इक्वल बराबर होगी इन दोनों की। जानते हैं फार्मूले की तरफ और भी ज्यादा एक्सप्लेन हो जाएगा। आफ्टर 1 ईयर, 1 साल बाद या 2 साल बाद या 3 साल बाद हम डिविडेंड को डिस्काउंट मॉडल किस तरह करेंगे। अगर हमें 1 साल क्वेश्चन में आता है कि 1 साल बाद आपने हमें क्या देना है, तो डिविडेंड हमारे पास वही P1 P0 मतलब P0 जो हमारे पास इक्वल टू डिविडेंड 1 प्लस प्राइस 1। डिविडेंड डिविडेंड के साथ कुछ नहीं है तो इसका मतलब ये है कि डिविडेंड 0 D0 प्लस P1 प्राइस आफ्टर 1 ईयर प्लस 1 प्लस R जो एक्सपेक्टेड रिटर्न होगा। फिर दूसरे साल में हमारे पास इसकी कैलकुलेशन क्या होगी, डिविडेंड उसके साथ आफ्टर 1 ईयर हम नहीं कैलकुलेट करेंगे और नेक्स्ट ईयर के साथ डिवाइड बाय 1 प्लस R प्लस इसको हम आपस में प्लस करेंगे इन दोनों इक्वेशन को। D2 आफ्टर डिविडेंड आफ्टर सेकंड ईयर प्राइस आफ्टर सेकंड ईयर और उसकी जो रिटर्न रेट ऑफ रिटर्न है 2 साल बाद, तो इसकी होल की पावर 2 आएगी। इसी तरह आफ्टर 3 ईयर द वैल्यू ऑफ स्टॉक, तो हम इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या तरीका है, डिविडेंड डिवाइड एट 1 प्लस R, इसको प्लस करेंगे तो दूसरे साल के लिए उसी तरह जिस तरह हमने पहले साल में दूसरे साल में कैलकुलेट करने के लिए D1 को मतलब D0 के साथ प्लस P नहीं लगाए थे, इसलिए D2 के साथ हमें P नहीं लगा रहे। और वही तरह मतलब मिसाल के तौर पे सेकंड ईयर के लिए इंटरेस्ट रेट और ऑल की पावर 2। अभी तीसरे साल के लिए हम जाएंगे तो प्लस P3 हमारे पास आएगा और डिवाइड बाय 1 प्लस R। तो डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल को मतलब फाइंड आउट करने के लिए ये हमारे पास तरीका होता है। अगर 3 साल इनफाइनाइट है तो हमारे पास आगे जाते रहेंगे इसको, ठीक है, कैलकुलेट करते जाएंगे। अगर कि कोई शेयर है हमारे पास, उसके कहे कि मतलब इसकी आफ्टर 30 ईयर इसकी प्राइस जो होगी क्या होगी। आपको पता है मिसाल के तौर पे आज हमने 10 रुपए की 10,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट कर ली, तो 30 साल बाद इस 10,000 रुपए की क्या वैल्यू होगी, क्या कहते हैं आप। तो मेरा एक्सप्लेनेशन का मतलब ये है कि हम कोई भी इन्वेस्टमेंट हम उसको सेल करने की कोशिश करते हैं तो आफ्टर 30 ईयर इसकी क्या होगी। तो व्हेन अ टाइम ऑफ होराइजन इज अनफाइनाइट then we do not consider the find the price of its present value of today, no present value। मिसाल को 30 साल बाद एक चीज की हमें पैसे मिलेंगे, मिसाल के तौर पे हम इसको कहते 30 साल बाद आपको 10,000 रुपये हम इस चीज खरीदेंगे, उसकी प्रेजेंट वैल्यू आप क्या होगी, जाहिर बात है वो तो ना होने के बराबर होगी। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉमन स्टॉक रियल ऑन द स्ट्रीम एंड द फ्यूचर डिविडेंड। प्रेजेंट वैल्यू जब हम फाइंड करते हैं तो कॉमन स्टॉक की, तो वो स्ट्रीम फ्यूचर डिविडेंड पे ज्यादा डिपेंड करता है कि मतलब वो फ्यूचर में हमें इसका डिविडेंड या डिविडेंड फाइनल इसका डिविडेंड क्या मिलेगा। अच्छा, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल की तरफ हम आते हैं कि डिविडेंड ग्रोथ मॉडल क्या चीज है, ठीक है। डिविडेंड ग्रोथ, जैसा कि ग्रोथ से जाहिर है हमारे पास की मतलब ग्रोथ उसमें जितनी ज्यादा ऊंचाई आती होगी तो डिविडेंड ग्रोथ मॉडल उसको कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसकी एजम्पशन क्या है, इसके लिए हमने क्या क्या करना है या क्या क्या चीजें इसमें हमने अपने कीप इन द माइंड रखनी है कि ये करना है। अच्छा, अज्यूम नो ग्रोथ बाय द कंपनी, कि कंपनी ने कोई ग्रोथ नहीं की,
ठीक है, मिसाल के तौर पे जितना कमाया बस उतना डिविडेंड दे दिया, बस उसमें कोई ग्रोथ, वही मिसाल के तौर पे 1 साल बाद 10% मिला है, आगे जाते 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 वही 10-10% हमें मिलता रहे, उसने कोई ग्रोथ नहीं की कि ये परसेंटेज 10 से 12 हो जाए, 12 से 13 हो जाए, 13 से 14 हो जाए, मतलब वही ग्रोथ इसमें नहीं हुई। अच्छा, दूसरी बात ये है कंपनी पेज आउट ऑल द डिविडेंड व्हाट इट इज अर्न एवरी ईयर। वही जो मैंने भी बताया है कि कंपनी जो जो पैसे मतलब अर्न करती है तो वो डिविडेंड में हर साल पे करती है, उसके पास ग्रोथ करने के लिए कुछ नहीं होता। इट्स मीन डेट नथिंग इज री इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस। यानी मिसाल के तौर पे आपने जितने भी पैसे कमा लिए, प्रॉफिट 1 साल में कर लिए और बस कोई इन्वेस्टमेंट आपने दोबारा उसमें और नहीं की, वही जो आपकी पड़ी हुई बस, बाकी उसमें आपने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की। या मिसाल के तौर पे आपने जो भी कमाया, जो प्रॉफिट किया, वो सारा का सारा आपने आउट कर दिया और जो पैसे जो प्रिंसिपल अमाउंट थे वहां पे रहेगी। तो डिविडेंड ग्रोथ मॉडल में ये ध्यान में आपने रखनी चाहिए। इट्स मीन डेट द इन्वेस्टमेंट में बी फोरकास्ट दैट फ्यूचर डिविडेंड विल नॉट इंक्रीज। मिसाल इसमें ये बात जहन में याद रखिए कि मतलब आपकी जो फ्यूचर की जो डिविडेंड होगी वो इंक्रीज नहीं होगी, वही सेम परसेंटेज के साथ आपको मिलेगी। डिविडेंड ओवर द ईयर ऑल द एट द सेम लेवल। मिसाल के तौर पे जो आपकी डिविडेंड होगी हर साल में एक सेम लेवल पे आपकी होगी, एक सेम परसेंटेज पे, एक सेम वैल्यू के साथ, एक सेम प्रेजेंट में, एक सेम मतलब जो खरीदने की जो ताकत होती है उसके साथ आपने सेम करनी है। इसको मैंने आप आगे लिख दिया है परपेचुइटी। परपेचुइटी किसको कहते हैं, जैसा कि मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ परपेचुइटी को, कि इनफाइनाइट टाइम के लिए हमें इक्वल मतलब हमें मिलती है मतलब 1 महीने के लिए हम मतलब 1 साल के लिए या 10 साल के लिए, मतलब हर साल में हमें इक्विलेंट जो इंस्टॉलमेंट उस चीज की इक्विलेंट पैसे मिलते हैं तो उसको परपेचुइटी कहते हैं। तो ये जस्ट लाइक परपेचुइटी की तरह मतलब अब ग्रोथ डिविडेंड मॉडल में ना। अच्छा, तो डिविडेंड ग्रोथ मॉडल में हम आते हैं नो ग्रोथ मॉडल। जब हमारे पास कोई ग्रोथ ना हो, जो मैंने एक्सप्लेन किया, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं। इफ द वैल्यू ऑफ स्टॉक्स आर प्रेजेंट वैल्यू इन द फ्यूचर डिविडेंड देन, अगर जो स्टॉक की जो वैल्यू होगी जो और प्रेजेंट में जो फ्यूचर की जो डिविडेंड होगा, तो उसके लिए हम वैल्यू ऑफ स्टॉक जब सेम होगी तो प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू डिविडेंड डिवाइड बाय इंटरेस्ट रेट, या आर जो हमारे पास आई होता है उसको इंटरेस्ट रेट कहते हैं। When the company pays out everything as a dividend, then earning and dividend will be equal to the present value can be calculated। तो उसके लिए हमने प्रेजेंट वैल्यू किस तरह कैलकुलेट करनी, तो उसके लिए अर्निंग पर शेयर जो हमने पर शेयर अर्निंग की है, हमने उस पर अर्निंग जो हमने प्रॉफिट किया है, जो पैसे आर ज्यादा आए तो डिवाइड बाय आर जो इसकी जो मतलब प्राइस है इंटरेस्ट की या जो डिस्काउंटिंग की जो प्राइस है तो वो आर उस पर डिवाइड करते हैं तो हम उसकी प्रेजेंट वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। दूसरे हम आते हैं कांस्टेंट ग्रोथ की तरफ। कांस्टेंट ग्रोथ क्या चीज है, इससे पहले हमने नो ग्रोथ का कंसेप्ट सुना है, अभी हम आते हैं कांस्टेंट ग्रोथ की तरफ। कांस्टेंट ग्रोथ क्या चीज है। assume that dividend will grow at the constant growth rate, for example 5% per year। मिसाल के तौर पे जो हमारा डिविडेंड होगा वो कांस्टेंट रेट पे होगा, कि हमने उसमें कोई इंक्रीज नहीं आई, बस कांस्टेंट जो हमारे पास 5% या 10% आफ्टर हर 1 साल बाद या 2 साल बाद या महीने बाद या जितना हमारे पास चने और हमने डिसाइड की, उसके बाद हमें उसकी कांस्टेंट ग्रोथ मिलती है, फिर 5% ग्रोथ मिलती है। मतलब कांस्टेंट हो हर साल में उतनी उतनी ग्रोथ उसमें आए तो उसको कांस्टेंट ग्रोथ कहते हैं। इट्स मीन दैट द डिविडेंड ऑफ पर शेयर एट द 5% कांस्टेंट ग्रोथ रेट विल बी। जब हमारे पास कांस्टेंट ग्रोथ रेट होगा और पर शेयर हम इन्वेस्ट करते हैं 2 रुपए पर शेयर, ठीक है, डिविडेंड हमें मिलता है तो उसकी कांस्टेंट ग्रोथ क्या होगी, 1 साल बाद डिविडेंड वो तो मतलब 2 रुपए होगी। ठीक है, सेकंड ईयर में जो हमारे पास G2 होगा वो इज इक्वल टू 2 × 1 + R। जो आर जो हमारे पास है तो वो 5% है तो 0.5 आ गया, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2.10 आ गया। 3 ईयर के बाद, थर्ड ईयर के बाद हमारे पास डिविडेंड की क्या प्राइस होगी, तो ये D3 है, 2 नहीं होगा D3 होगा। ठीक है, D3 होगा, D3 होगा। इसी तरह मतलब हमारे पास जो वैल्यू होगी टू 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 की मैंने 2.10 मल्टीप्लाई बाई 1 0 आर, तो मतलब थर्ड ईयर की हमारे पास जो ग्रोथ होगी तो उससे ज्यादा हो जाएगी।
यूएसए कट का भी पेस हमारे पास आ चुका है। ठीक है, हम आते हैं कांस्टेंट ग्रोथ की तरफ, हम कंटिन्यूस जाते हैं। कांस्टेंट ग्रोथ को हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं, जिस तरह कि हमने लास्ट कल मतलब एग्जांपल में जिस तरह इसमें हमने बता दिया कि ये इस तरह हम करते हैं, तो उसको हम बाकायदा फार्मूले से कुछ डिवाइड मतलब एक्सप्लेन करते हैं। D1 डिवाइड बाई 1 + R, ये मतलब D1 आफ्टर 1 ईयर हो गया। ठीक है, आफ्टर सेकेंड ईयर भी ये D1 हो गया प्लस 1 + R 1 + G का मतलब है ग्रोथ, जितना इसमें ग्रोथ आया है तो उतना मालूम करने के लिए हमारे पास आएगी, प्लस D1 मतलब जो पहले वाले साल की जो हमारे पास टाइमिंग है, 1 + ग्रोथ जो ग्रोथ है, और इसकी पावर 2 क्यों आएगी कि मतलब ग्रोथ तो 2 साल बाद आई है ना, पहले साल में तो मतलब कोई ग्रोथ नहीं आई, सेकंड साल में ग्रोथ जमा होगी, थर्ड ईयर में हमारे पास दो, तो ये 2 ग्रोथ हो गई हमारे पास। ठीक है, डिवाइड बाय 1 + R की मतलब 3 जो हमारे पास 3 साल बाद है, तो इसको कैलकुलेट करने वैल्यूज पुट कर दिए, तो इससे हमारे पास फर्स्ट ईयर में उसका जो हमारे पास वैल्यू आई है वो हमारे पास 1.79 हो गई, प्लस जो हमारे साथ सेकंड ईयर डिस्काउंटेड हो रही है 1.67 प्लस 1.57, ये हमारे पास डिस्काउंट हो रही है, और इसी तरह हम इसकी टोटल वैल्यू निकाल 3 साल में निकाल सकते हैं। अच्छा, इसमें जो हमारे पास जो है तो टाइम जो है वो इनफाइनाइट है, ना मालूम है, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द डिविडेंड परपेचुअली proportionally small than the preceding term and will be continuous along the growth rate in this than the discount rate। जो हमारे पास ग्रोथ रेट होगा वो डिस्काउंट रेट से हमारे पास कम होता जाएगा, और हमारे पास वैल्यू ने आगे आगे साल में टाइम में कम कम आती रहेगी, तो इसी वजह से ये चीज होगी। हम आते हैं दूसरी डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल है, हम आते हैं कांस्टेंट ग्रोथ की तरफ। वी डोंट लाइक टू टेम द टर्मिनल प्राइस, जो हमारे पास टर्मिनल प्राइस है, जो फाइनल प्राइस है हमारे पास वो आएगी, तो हम उसको नहीं लेता। when the time is increased then the present value of stock is going to nil, हमारे पास जब टाइम इंक्रीज होता जाएगा तो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू, मिसाल के तौर पे हमें कोई कहते कि इन्वेस्टमेंट आप मुझे कर दो, और आपको मतलब हमारे पास आपकी जो इन्वेस्टमेंट की जो पैसे मिलेंगे तो आपको 50 साल बाद 20,000 रुपए मिलेंगे, तो हम उसको डिस्काउंट करते रहेंगे, तो आज की उसकी वैल्यू निल होती जाएगी, तो वो हमारे पास निल होगी उसकी वैल्यू। ठीक है, फिर हम आते हैं इसकी फर्दर इसको आगे और एक्सप्लेन करने के लिए डिविडेंड ग्रोथ डिस्काउंट मॉडल की तरफ, कांस्टेंट ग्रोथ के साथ। अब मैं पहले उसको ग्रोथ के मतलब ग्रोथ मॉडल था, ये डिस्काउंट मॉडल है, इसको हम डिस्काउंट करते हैं, कम करते हैं। सो वी कैन राइट द इक्वेशन P0 मतलब जो हमारे पास प्राइस है प्रेजेंट प्राइस, D1 जो हमारे पास आफ्टर 1 ईयर D1 मतलब डिविडेंड है, मल्टीप्लाई बाय 1 + ग्रोथ, हमारे पास जो ग्रोथ हुई उसको हम करते हैं डिवाइड बाय R जो हमारे पास रेट है माइनस ग्रोथ, उसको हम करते हैं। दिस इज नाउ द कांस्टेंट ग्रोथ डिविडेंड डिस्काउंट, इसको हम कांस्टेंट ग्रोथ डिविडेंड का डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल भी कहते हैं, या गार्डन ग्रोथ मॉडल भी इसको कहा जाता है। ये दोनों अगर मतलब क्वेश्चन में आपको गार्डन ग्रोथ मॉडल आ गया या डिस्काउंट ग्रोथ कांस्टेंट ग्रोथ डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल आ गया, तो आपने दोनों सेम ही चीज है, आपने मतलब इस पे कंफ्यूज नहीं होना इंटरव्यू में किस में, तो ये दोनों सेम ही चीज है, आपने इसको मतलब इसकी इक्वेशन आपने इस तरह लिखनी। हम आते हैं एग्जाम्पल की तरफ, इसकी एक छोटी सी एग्जांपल को फर्दर एक्सप्लेन करते हैं डिस्काउंट मॉडल को, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल को। डिविडेंड पेड में हमने किया है 2 रुपए पर शेयर, ग्रोथ रेट है हमारे पास 5%, और रेट ऑफ रिटर्न जो हमारे पास है वो 10% है। तो यूजिंग द गिवन फार्मूला, जो हमारा पास फार्मूला था हम इसको यूज करते हैं D1 मल्टीप्लाई बाई 1 + ग्रोथ डिवाइड बाई इंटरेस्ट रेट माइनस ग्रोथ रेट। ठीक है, तो देख ले हमने वही डिविडेंड D1 जो हमारे पास है 2%, टू भी है, मल्टीप्लाई बाय 1 + G जो हमारे पास 5% ग्रोथ है, तो उसको हमने प्लस की 1.05 हो गए, तो और नीचे जो रिटर्न रेट है वो 12% है, तो उसको मतलब परसेंटेज से निकालने के लिए हम 0.2 लिखते हैं, और उसको माइनस करते हैं ग्रोथ 0.05% से, तो मतलब हमारे पास ये ग्रोथ रेट आ गया। तो करंट प्राइस हमारे पास जो स्टॉक की होगी वो 30 रुपए हमारे पास आ जाएगी, ग्रोथ की प्राइस। ठीक है बच्चे, रिमेम्बर
एक बात अपने जहन में याद रखे कि ग्रोथ जो गार्डन मॉडल इज वेलिड, आपका जो गार्डन मॉडल होगा वो तभी ठीक होगा जब ग्रोथ रेट रिटर्न रेट से ज्यादा होगी। जो हमारे पास ये कम होगी सर, जो आपके जो ग्रोथ रेट है ये वाला 5%, ये रिटर्न रेट से आपका मतलब जो है वो रिटर्न ज्यादा होगी, रेट ऑफ रिटर्न, और ग्रोथ रेट कम होगी तो आपका ये मतलब जो गार्डन वार्डन होगा वो मतलब डिस्काउंट मॉडल होगा वो मतलब आपका वैलिड आएगा, बिल्कुल ठीक आएगा। तो यहाँ पे हमने ये एक्सप्लेन किया है कि मतलब ये बात आपने जहन में याद रखनी है कि आपका जो गार्डन मॉडल होगा वो तभी ठीक होगा गोल्डन मॉडल जो जब आपका ग्रोथ रेट कम होगा रिटर्न रेट से, रेट ऑफ रिटर्न से, ठीक है। इसी तरह सेम सिचुएशन में हम आते हैं एक दूसरे एग्जांपल की तरफ, ठीक है। उसको हम फर्दर आगे ज्यादा टाइम के लिए एक्सप्लेन करते हैं। तो डिविडेंड पेड जो हमने डिविडेंड पे किया है 2.3 पर शेयर है, सही है। ग्रोथ रेट हमारे पास 5% है, रिक्वायर्ड रिटर्न जो हमारे पास है वो 13% है। आपने देख लिया है कि मतलब ये वैलिड होगा क्योंकि ग्रोथ रेट मतलब रिटर्न रिक्वायर्ड रेट से जो है वो कम है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन में बात सबसे पहले ये कि मतलब व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ स्टॉक आफ्टर 5 साल बाद स्टॉक की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो हम सोल्यूशन की तरफ आते हैं। डी फाइव को मालूम करने के लिए हमने एक फार्मूला यूज किया था कि मतलब डिविडेंड पेड जो हमारे पास डिविडेंड होगा मल्टीप्लाई बाय 1 + r और होल की पावर जो जितने टाइम होगा उसको उनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास डी फाइव की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। तो 2.935 हमारे पास डी फाइव की वैल्यू निकल आएगी। डिविडेंड 5 साल बाद जो हमारे पास डिविडेंड की वैल्यू होगी वो 2.3 से बढ़कर 2.935 हो जाएगी। हम आते हैं प्रेजेंट वैल्यू आफ्टर 5 ईयर को मालूम करने के लिए। तो ये हमारे पास जो डी 1 है नहीं, ये डी 3 है, इसका डी 3 होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे डी 5, तो जो डी 5 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस ग्रोथ मॉडल डिवाइड बाई आर प्लस माइनस जी रिटर्न रेट, और ग्रोथ ग्रोथ मॉडल को उससे माइनस करना है तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी 2.935 मल्टीप्लाई बाई 1.05 डिवाइड बाई 0.13 माइनस 0.05। जब इससे हमारे पास आफ्टर 5 ईयर P5 की जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो 38.55% आएगी। प्रेजेंट वैल्यू आफ्टर 5 ईयर विल बी 38.53 होगी हमारे पास डिविडेंड की, ठीक है। अच्छा, एक दूसरे एग्जाम्पल को पहले तो हमने एग्जाम्पल को मतलब मल्टीपल उसमें वो कर दिया था। इसमें हम आते हैं, हमारे पास एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है उसको हम पहले मतलब समझेंगे, उसके बाद उसको कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद मतलब उसको डिवाइड निकालेंगे। द नेक्स्ट डिविडेंड ऑफ द कंपनी विल बी Rs 4 पर शेयर। नेक्स्ट का जब मतलब आ गया तो नेक्स्ट ईयर मतलब हमारे पास एक साल गुजर गया, नेक्स्ट ईयर का 10 रुपए पर शेयर हो गया, ये डी 1 मतलब डिविडेंड 1 होगी, ठीक है। इन्वेस्टर डिमांडेड 16% रिटर्न, जो रिटर्न रेट होगा वो 16% होगा, ठीक है। जो सेम रिस्क की जो सिक्योरिटी है वो डिमांड, और द डिविडेंड रेट जो है वो 6% है। डिविडेंड ग्रेड रेट देके फिर भी उस पर कम आ गया, वो 16% है और ये 6% आ गया, तो मतलब इसको कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस ईयर टू स्टार्ट टुडे इन द 4 ईयर यूजिंग द डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। आप कैलकुलेट करेंगे वैल्यू ऑफ दिस कंपनी स्टॉक टुडे, आज की इसकी वैल्यू फाइंड करें एंड इन द 4 ईयर यूजिंग द डिविडेंड ग्रोथ मॉडल, और आफ्टर 4 ईयर इसकी जो वैल्यू होगी उसको मालूम करने की। ये दोनों क्वेश्चन के दो पार्ट है, हमने दो पार्ट, टुडे की वैल्यू फाइंड करनी है, 4 साल बाद की वैल्यू भी फाइंड करनी है, और यूज क्या करना है डिविडेंड ग्रोथ मॉडल को हमने इसको देखना है। सोल्यूशन की तरफ हम आते हैं। नेक्स्ट डिविडेंड हैज ऑलरेडी पेड गिवन, जो हमारे पास नेक्स्ट की वर्ड यूज हो तो ऑलरेडी 4 रुपए यूज हो चुके हैं। पी नॉट इक्वल टू डी 1 डिवाइड बाई आर माइनस जी। डी 1 हमारे पास है 4, और हमारे पास जो इंटरेस्ट रेट है वो पॉइंट से वो 16% है और ग्रोथ रेट 6% है, तो उसको हमने कैलकुलेट करनी। तो प्रेजेंट प्राइस जो हमारे पास प्रेजेंट आई है वो 40 रुपये हमारे पास आ गई,
ठीक है, ये हमारे पास एक आ गई कि प्रेजेंट आज की जो प्राइस है वो। डिविडेंड फोर मालूम करेंगे, क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मतलब वो फोर मालूम के लिए हमें डी फोर की वैल्यू जरूरी है। तो डिविडेंड फोर इक्वल टू फोर मल्टीप्लाई बाई 1.06 जो हमारे पास इंटरेस्ट रेट या ग्रोथ रेट है, उसको 3 ईयर के लिए वो कर देंगे, क्योंकि मतलब 4 साल बाद हो गया तो एक साल मतलब गुजर गया, तो उसके बाद ही हमें मिलेंगी तो उसको परसेंटेज को, तो ये हमारे पास डिविडेंड जो हमारे पास आएगी वो 4.764 आएगी। जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्टॉक आफ्टर 4 ईयर जो हमारे पास आएगी D1 मल्टीप्लाई बाई 1 + R डिवाइड बाई आर, आर माइनस जी, तो उसमें हम वैल्यू पुट्स करेंगे तो आफ्टर 4 ईयर हमारे पास जो प्रेजेंट वैल्यू आएगी वो होगी 50.50, हमारे पास इसकी वैल्यू निकल आएगी। ठीक है बच्चे, समझने इसमें समझे कोशिश करें। हम आते हैं, ये क्वेश्चन क्लियर है बच्चे, कोई मसला तो नहीं, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी जी सर, आवाज आ रही है आपकी। क्लियर है, कोई मसला तो नहीं है? नो सर, नहीं सर। ये मीटिंग मेरे ख्याल में एंड होने वाली है, तो हम इसको एंड कर लेते हैं और साथ में दोबारा दूसरी मीटिंग स्टार्ट करते हैं, बस थोड़ा सा रह के, तो फिर इसके बाद डिस्कशन करते हैं। नॉन कंस्ट्रक्ट कांस्टेंट ग्रोथ जो हमारे पास है उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। दोबारा ज्वाइन करें बच्चे, सेम इसको हम दोबारा ज्वाइन करते हैं। अच्छा